नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सौरभ अपने YouTube चैनल न्यू दृष्टि IAS में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम लोग जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, जो सीरीज चला रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में जब हम लोगों ने अनुच्छेद 4 के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने ये बात किया था कि हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात दो देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में ये सारी बातें कर ली थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। इसमें क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में। तो अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ, इस संबंध में क्या क्या चीजें हुई। जब भारत आजाद हो रहा था तब भारत, जो तब का भारत आज के भारत की तरह न तो व्यवस्थित था न ही एकीकृत था। तो जो आज का भारत है वो भारत उस समय नहीं था जब भारत आजाद हो रहा था। उस समय भारत कई टुकड़ों में बटा था। हम जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि 565 रियासतों में बटा हुआ था भारत, जिसको एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। तो वो भारत आज की तरह नहीं था। यह विभिन्न रियासतों देशी मतलब यह विभिन्न रियासतों और विदेशी उपनिवेशों तथा ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का ढीला ढाला समुच्चय मात्र था। क्या क्या था इसमें? रियासतें थीं, एक विदेशी उपनिवेश था और ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था जिसपे अंग्रेजों ने राज्य अपना शासन प्रशासन चला रहे थे, वो वाला क्षेत्र था। उसके बाद विदेशी उपनिवेश जैसे फ्रांसीसी और पुर्तगाली कुछ कुछ क्षेत्रों में रह गए थे, वो सब क्षेत्र थे। ठीक, उसके बाद कुछ देशी रियासतें थीं। तो इस प्रकार से एक ढीला ढाला समुच्चय मंत्र था उस समय जब भारत आजाद हो रहा था। तो हुआ क्या कि उसके एकीकरण के लिए ये कदम उठाए गए 4 प्रकार के। तो भारत की एकीकरण के लिए निम्न स्तरों पर प्रयास किया गया। पहला क्या कि देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। दूसरे नंबर पे किया गया यूरोपीय व फ्रांसीसी पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत में विलय। तो ये दो विदेशी उपनिवेश थे, इन देशों ने भारत के जिन जिन क्षेत्रों पे अपना प्रभुत्व जमा के रखा था उन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया दूसरे नंबर पे। और तीसरा क्या था, कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय किया गया। उसके बाद तार्किक आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 4 स्टेप लिए गए। तो सबसे पहले हम लोग इस पहले स्टेप के बारे में जानेंगे, देशी रियासतों का एकीकरण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देशी रियासतों का एकीकरण, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बारे में देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय भूभाग में देशी राज्यों या रियासतों का अंश लगभग 40% था। अगर हम लोग बात करें भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय भूभाग में जो देशी रियासत हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हेडिंग है, तो जो देशी रियासत थे जिनको हमें भारत में मिलाना था वो 40% थे। तो 40% देशी रियासत थे भारत के पूरे भूभाग का। इन देशी राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, डायरेक्ट शासन नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से शासन था इन रियासतों पर। इन राज्यों में सरकारों का स्वरूप पूरी तरह से अलोकतांत्रिक था, लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं था, तथा बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह के विरुद्ध इन देशी राज्यों को ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त थी। तो किसी भी तरह से बाहरी आक्रमण होता इन रियासतों पे या फिर आंतरिक क्षेत्र में किसी प्रकार का विद्रोह होता तो उसका समाधान करने के लिए ये लोग ब्रिटिश सरकार का
वो सहायता लेते थे। तो ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा प्रदान थी इन दो क्षेत्रों में इन लोगों को। अब एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो विदेशी मामले हैं और सुरक्षा का मामला है जो, और संचार का मामला है, वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के पास था। आगे क्या है, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देशी रियासतों के भविष्य का भी था। इनके शासकों में अधिकांश ने स्वतंत्रता से पहले अपनी महत्वाकांक्षा को संजो कर रखा था। इनके शासकों में अधिकांश ने स्वतंत्रता, मतलब इनके शासकों में अधिकांश ने स्वतंत्र रहने की अपनी महत्वाकांक्षा को संजो कर रखा था। तो जो देशी रियासतों के शासक थे उनकी इच्छा थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे। जब भारत आज़ाद होने वाला था तो इनकी जो इच्छा थी वो थी ये कि हम स्वतंत्र रहेंगे, न तो भारत के साथ रहेंगे न तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। इन शासकों को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा दी गई उद्घोषणा से भी प्रोत्साहन मिला। जब ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जब घोषणा आई, एक उन्होंने कहा वहां से कि जो हम भारत को आज़ाद तो कर ही रहे हैं, जो जिस क्षेत्रों पे, चूंकि जैसे कि जिन क्षेत्रों पे ब्रिटिश सरकार का हक था, पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से जिन क्षेत्रों पे ब्रिटिश सरकार का हक था, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि हम उस क्षेत्रों को तो मुक्त करेंगे ही करेंगे, साथ में देशी रियासतों को भी मुक्त करेंगे पूरी तरह से, जिस तरह से कि भारत को हम लोग मुक्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पर भी जाके देशी रियासतों का जो हम लोगों के पास क्या है, सुरक्षा का दायित्व है, विदेशी मामला है, ये संचार वाला मामला है, ये तीनों मामला जो ब्रिटेन के पास है, एक डोमेनियन की भांति हम लोग देशी रियासतों को नहीं रखेंगे। जिस तरह से हम लोग भारत को रखे हुए थे उस तरह से इनको नहीं रखेंगे। तो ऐसी घोषणा के बाद देशी रियासतों के शासकों में ये महत्वाकांक्षा और बढ़ गई कि अब तो हम भी आजाद होने वाले हैं, हम भी स्वतंत्र रहेंगे। इटली सरकार की इस उद्घोषणा से यह स्पष्ट संकेत मिल गया था कि भारत की स्वतंत्रता के साथ देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। अतः इस उद्घोषणा से प्रोत्साहित होकर कई देशी राज्य जैसे त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का निर्णय पहले से ही ले लिया था। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले से ही निर्णय ले लिया कि हम स्वतंत्र ही रहेंगे। स्वतंत्रता अभी भारत को मिली नहीं थी, घोषणा हुई थी कि भारत स्वतंत्र होगा, हम लोग छोड़ेंगे। उसी समय इन कुछ क्षेत्रों ने क्या किया, स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया कि हम अपना एक अलग सा देश बनाएंगे, वहां पे अपना शासन प्रशासन चलाएंगे। इन देशी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के कुछ आर्थिक और सामरिक हित निहित थे और वह भारत की स्वतंत्रता के बाद भी इन हितों को बनाए रखना चाहती थी। तो ब्रिटिश सरकार जो थी, इन देशी रियासतों से ब्रिटिश सरकार को कुछ फायदे मिलते थे। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत देश आज़ाद हो जाएगा, हम लोग वहाँ चले भी जाएंगे, तो भी हम लोग इन देशी रियासतों से उस जो हमको फायदा मिल रहा है उस फायदे को लगातार बनाए रहेंगे। उदाहरण के लिए त्रावणकोर में कुछ ऐसे खनिजों का उत्पादन होता था जिनका उपयोग परमाणु अस्त्र बनाने में होता था। इसके अलावा देशी रियासतों की महत्वाकांक्षा को मोहम्मद अली जिन्ना के दृष्टिकोण से भी प्रोत्साहन मिला। जो देशी रियासत थे, देशी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, उन लोगों को प्रोत्साहन मिला मोहम्मद अली जिन्ना के दृष्टिकोण से। मोहम्मद अली जिन्ना की दृष्टिकोण क्या थी, वो कहते थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो देशी रियासतों को भी ये हक है कि वो उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनको भारत के साथ जबरदस्ती बांध के रख दिया जाए। उनका ये दृष्टिकोण था। तो उनके इन्हीं दृष्टिकोण से देशी रियासतों के जो शासक थे उनको प्रोत्साहन मिला। जिन्ना ने 18 जून 1947 को यह राय जाहिर की थी
कि जो देशी राज्य स्वतंत्र रहना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर जो देश स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जो देशी रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उन पे कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। तो इससे वो लोग प्रभावित होकर और उत्साहित हो गए थे कि हम लोग क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। किंतु कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता की उद्घोषणा में इटली की सरकार ने स्पष्ट किया कि देशी राज्य बहुत शीघ्र भारत अथवा पाकिस्तान यूनियन के साथ अपना विलय मंजूर कर लेंगे। उधर देशी रियासतों की जनता अपने आप को नवनिर्मित राष्ट्र भारत का विभिन्न अंग मान रहे थे। तो देशी रियासतें जो थी, वहां की शासक जो थे, वो तो अलग तरीके का वो नजरिया अपना रहे थे कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, हम लोग भारत में या पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वहां की जो जनता थी वो भारत के पक्ष में थी। वहां की जनता चाहती थी कि हम लोग भारत के साथ रहेंगे, और वो लोग अपने आप को भारत से अलग नहीं मानते थे, भारत का एक अभिन्न अंग मानते थे अपने आप को। इसलिए स्वयं जनता के द्वारा इन रियासतों के शासकों पर भारतीय संघ में विलय के लिए निरंतर दबाव पड़ रहा था। तो क्या हुआ, क्योंकि जनता अपने आप को भारत का अभिन्न हिस्सा मान रही थी, इसलिए जनता क्या कर रही थी, अपने राजा के ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप भारत के साथ रहिए, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लीजिए और भारत के साथ चलिए, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो देशी रियासतों की जनता वहां के शासकों पर भारतीय संघ में विलय होने के लिए दबाव डाल रही थी। अब मुख्य प्रश्न यह था कि देशी राज्यों के भविष्य का निर्धारक कौन होगा। जो देशी राज्य हैं उनके भविष्य का निर्धारक कौन होगा, क्योंकि जनता जो है वो भारत के साथ जाना चाहती है और जो शासक है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो उनका भविष्य किसके हाथ में है, शासक के हाथ में अथवा जनता के हाथ में? जनता के हाथ में अगर है तो फिर भारत के हाथ में जाएंगे, भारत के साथ विलयित होंगे, और अगर शासक के हाथ में है तो शासक तो स्वतंत्र रहना चाहता है। इसी संकटपूर्ण स्थिति में जून 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवगठित रियासती मंत्रालय का प्रभार संभाल लिया। तो एक मंत्रालय बनाया गया, रियासती मंत्रालय, जिसका काम था विभिन्न रियासतों को भारत में मिलाना। तो उसका क्या किया गया, उसका हेड जो है वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया, और इसका जो इनकी जो सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए उनके सचिव के रूप में वो वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। तो इस विभाग में उनके सचिव के पद पर वीपी मेनन की नियुक्ति हुई। पटेल ने इस देशी रियासतों के विलय के लिए दोहरी नीति अपनाई। तो उन्होंने दो प्रकार से काम किया। दो प्रकार से कौन काम किया? पहला उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन देशी राज्यों से अपील की कि इन राज्यों को केवल अपने 3 ही विषय, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार, भारतीय यूनियन को सौंपने होंगे। इन्होंने कहा कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग जिस तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ थे, क्योंकि आपका ये तीनों जो क्षेत्र है, रक्षा, विदेशी और संचार, ये वैसे भी आपके हाथ में नहीं था, और इसलिए आप क्या करिए कि ये तीनों जो क्षेत्र है हमको सौंप दीजिए, भारतीय संघ को सौंप दीजिए। आपकी स्थिति वही रहेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी तो आपने ये तीनों क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के हाथ में दे रखा था। अब ब्रिटिश सरकार जा रही है तो ये तीनों क्षेत्र जो है वो हमारे हाथ में दे दीजिए, भारतीय संघ के हाथ में सौंप दीजिए। ये अप्रोच अपना रहे थे, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे ये पटेल जी देशी रियासतों से। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इन देशी राज्यों से अपील की कि इन राज्यों को केवल अपने 3 विषय ही, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार, भारतीय यूनियन को सौंपने होंगे। यह वे विषय थे जिनका उपयोग देशी राज्यों ने पहले भी नहीं किया था, क्योंकि पहले यह विषय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। दूसरी बात यह थी, उन्होंने दूसरा अप्रोच अपनाया। दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल ने अपना कठोर रूप भी दिखाया।
तथा इस बात की चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त 1947 से पहले यह देशी रियासतें भारतीय यूनियन के साथ विलय करने का निर्णय नहीं लेती हैं तो इन राज्यों को स्वयं अपनी जनता के आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जानते थे कि उनकी जनता जो है हमारे साथ मिलना चाहती है, भारतीय यूनियन के साथ मिलना चाहती है, बस वहाँ का शासक जो है वो इधर उधर कर रहा है। तो 1947 तक अगर ये लोग हमारे मतलब भारत यूनियन में शामिल नहीं होते हैं तो हम जनता को घोषणा कर देंगे कि आप अपने अपने क्या करिए, अपने अपने जो राजा हैं उनके खिलाफ आप आंदोलन खड़ा कर दीजिए। तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा वहाँ के जो राजा हैं, जो शासक है देशी रियासतों के, उनके सामने। तो ऐसी चेतावनी दी उन्होंने और फिर इन राज्यों के प्रति भारत की दृष्टि कठोर हो जाएगी। तो ऐसे में भारत उनके साथ युद्ध भी कर सकता है, ऐसा चेतावनी उन्होंने दिया। अतः अधिकतर देशी राज्यों ने 15 अगस्त से पहले ही भारत में अपने विलय को स्वीकार कर लिया, किंतु 3 ऐसी रियासतें बच गई जो विलय के लिए तैयार नहीं थी। यह रियासतें थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। बाकी सब तो मान गए कि चलो ठीक है, भारत संघ के साथ मिल जाते हैं ऐसे वैसे करके। तो उनके पीछे भी ढेर सारी कहानियां हैं, वो सारी कहानी कभी विस्तार से चर्चा अगर होनी है तो होगी, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो वो वही चीज पढ़ेंगे जो थोड़ा सा हमको वो चीजें समझने की ओर ले जाए। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कि 3 जो देशी रियासत थी वो इधर उधर हो गई, वो भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो अब बाकी सब तो आराम से मान गए थे, कुछ थोड़ा सा इधर उधर किए तो वो सब उन लोगों ने हैंडल कर लिया था। तो अब हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या माजरा था। अब देखिए, कश्मीर की समस्या तथा समाधान, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। कश्मीर की समस्या हैदराबाद और जूनागढ़ से अलग थी। कैसे अलग थी? ये बहुत अलग थी। जो जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर 3 क्षेत्र जो थे उन्होंने भारत के विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किया था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कश्मीर के बारे में। तो हम लोग कहा कि कश्मीर की समस्या हैदराबाद और जूनागढ़ से अलग थी। यहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग अर्थात 77 से 80% मान लीजिए, लगभग 80% मुस्लिम था और 20% में अन्य थे, हिंदू थे और सिख थे और बौद्ध थे, ये लोग थे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ बहुसंख्यक जो भाग थी जनसंख्या का वो 77.11% मुस्लिम थे। शेष में 20% जो था वो हिंदू थे, 77% कौन थे? मुस्लिम, 20% हिंदू और लगभग 3% क्या थे? सिख और बौद्ध थे। तो हिंदुओं की संख्या मतलब मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक थी और उससे कम दूसरे नंबर पे हिंदू थे, लेकिन उसकी संख्या हिंदुओं से बहुत ज्यादा कम थी, मतलब मुस्लिमों से बहुत ज्यादा कम थी। कश्मीर के शासक हरि सिंह हिंदू थे। हरि सिंह जहां एक तरफ भारत के लोकतंत्रीकरण से भयभीत थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांप्रदायिकरण से। तो इनको क्या डर था? इनको हरि सिंह क्या थे? हिंदू थे। वहाँ के जो शासक थे जम्मू कश्मीर के वो हरि सिंह थे, तो वो एक हिंदू थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम भारत के साथ जाते हैं तो भारत लोकतंत्र को अपना रहा है। क्या कर रहा है? भारत लोकतंत्र को अपना रहा है। तो भारत में लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ के जो राजा होंगे या जो शासक होंगे या प्रशासक होंगे लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाएंगे। चुनाव होगा, जो जीतेगा वही सत्ता में बैठेगा। तो पता नहीं हमको चुना भी जाए या न चुना जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी डर था इनको, क्योंकि पाकिस्तान में 80% लगभग जनसंख्या मुस्लिम है और ये क्या है? ये है हिंदू। तो इनको डर था कि अगर पाकिस्तान के साथ हम कश्मीर को मिलाते हैं तो पाकिस्तान में अधिकतर जनसंख्या क्या है? मुस्लिम है और फिर यहाँ की भी जनसंख्या मुस्लिम है और मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ की जनसंख्या जो है हमें राजा नहीं चुनेगी, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू
होने के नाते वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय हमको शायद ही पसंद करें। तो इस प्रकार से वहाँ के सांप्रदायिकरण से भयभीत थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोकतांत्रिकरण से भयभीत थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र हो रहा है और वहां पे पता नहीं हमको राजा बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो दो डर था इनके अंदर। इसी दो डर की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया। अतः इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। किंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा समर्थित अकबर खान के नेतृत्व में कबायली छापामारों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो ये घटना घट गई। देखिए 22 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान ने एक सेना भेज दिया। सेना क्या भेज दिया, कबायली लोगों को, और पाकिस्तान ने समर्थन दिया, कबायली लोगों को पाकिस्तान ने अपना समर्थन दिया कि जाओ कश्मीर पे आक्रमण करो। खुल के पाकिस्तान आक्रमण नहीं कर सकता था, वो पीछे से पाकिस्तान समर्थन दे रहा था कि आप जाइए आक्रमण करिए, और उसका नेतृत्व थमा दिया अकबर खान को। तो अकबर खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर आक्रमण कर देती है। कब, 22 अक्टूबर 1947 को। उस समय कश्मीर में लोकप्रिय विचारधारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व शेख अब्दुल्ला कर रहे थे। इनको याद रखिएगा, अभी आने वाले हैं। शेख अब्दुल्ला कर रहे थे। अब इस आक्रमण के बाद हरि सिंह ने भारत से सहायता की अपील की। अब आक्रमण हो गया तो हरि सिंह आते हैं भारत के पास और भारत से कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। किंतु भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का यह मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार भारत तब तक कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दे सकता है जब तक औपचारिक रूप से कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी भारत एक नया देश बना है। अगर भारत से ये पूछा जाए कि कश्मीर का आप सहायता क्यों करें, क्योंकि कश्मीर तो स्वतंत्र रहना चाहता है, अभी विलय पत्र पे कश्मीर ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो इसका मतलब कश्मीर अभी दूसरा देश है। कश्मीर क्या है, कश्मीर अभी दूसरा देश है, और आप दूसरे देश की सहायता कैसे कर सकते हैं। अभी अभी आप आजाद हुए हैं, नवनिर्मित देश है, और आप चल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध करने, क्योंकि कश्मीर में अपनी सेना भेजने का मतलब ये था कि वो दूसरा देश है, और वहां पे सेना भेजने का मतलब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध का सामना करना। तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध आप करने चल दिए। अभी अभी आप आजाद हुए हैं, अभी पूरी तरह से आजाद भी नहीं हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने मना कर दिया कि जब तक ये जम्मू कश्मीर के शासक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक आप कोई सैन्य सहायता नहीं दे सकते, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के शासक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे तो होगा क्या कि वो आपके अंदर हो जाएगा, वो आपका हिस्सा हो जाएगा, आपके देश का हिस्सा हो जाएगा, तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व हो जाता है, तब आप अपना वहां पे सेना भेज सकेंगे। अभी तो वो विदेश है, दूसरा देश है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में अभी आप हाथ नहीं बटा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए मना कर दिया गया। भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के मुख्यमंत्री हेमचंद्र महाजन ने नेहरू से भेंट की, किंतु नेहरू सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुए, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने मना कर दिया है कि जब तक वो कश्मीर वाले आपसे विलय पत्र सहमति नहीं दे देते तब तक आप सहायता नहीं देंगी। तो चूंकि हेमचंद्र महाजन आते हैं, नेहरू से भेंट करते हैं, लेकिन नेहरू जी सहमत नहीं होते हैं हेल्प करने के लिए। उसके बाद कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल, कश्मीर में एक प्रमुख राजनीतिक दल था, उस राजनीतिक दल का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला। तो इस जो ये पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है कश्मीर में, वो बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसके नेता जो है, मुख्य नेता जो है, वो शेख अब्दुल्ला है। तो उन्होंने नेहरू को यह आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में पृथक संविधान तथा उसके तहत संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उसका दल कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, शेख अब्दुल्ला कह रहे हैं कि
आप हमको क्या करिए, आप हमको सैन्य सहायता दीजिए, आप हमारी रक्षा करिए। हम इतने बड़े जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके उनके नेता के तौर पे, प्रमुख नेता के तौर पे पूरे कश्मीर की जनता को लेकर हम इस बात के लिए सहमत होते हैं और इस पक्ष में हम हरि सिंह से आवाज उठाएंगे कि आप भारत के विलय पत्र पे हस्ताक्षर करिए, लेकिन एक शर्त होगा। शर्त ये होगा कि जम्मू कश्मीर में अलग संविधान होगा, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान होगा। मतलब जो भारत का संविधान है वो तो रहेगा अलग से, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य का अलग से एक राज्य का संविधान होगा। ठीक है, एक अलग से राज्य का संविधान होगा। ये चीज कहते हुए उन्होंने कहा कि हम पूरे जनता के साथ और अपनी पार्टी के साथ भारत में शामिल होने के पक्ष में हैं। तो आप क्या करिए कि अपनी सेना भेजिए हमारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जनता की इच्छा को प्राथमिकता देते थे। अतः इनका विचार था कि स्थिति सुधरने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता का अनुमोदन लिया जाए, तो जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। स्थिति सुधरने के बाद ये सोचते थे कि क्या ये नेहरू और पटेल जी ये सोच रहे थे कि स्थिति सुधरने के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा, वोट कराया जाएगा, जिसके पक्ष में वहां जम्मू कश्मीर की जनता वोट देगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाया जाएगा। यदि जनता अधिक वोट देती है, जैसे होता है, तो पाकिस्तान को अगर वोट देती है, पाकिस्तान के पक्ष में जाना है, तो फिर अधिक जनता अगर ऐसा वोट देती है तो फिर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर चला जाएगा। ये चीज चाहते थे वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो वो जनमत संग्रह कराना चाहते थे। नेहरू को पहले से ही कश्मीर की जनता पर यह विश्वास था कि वहां की जनता भारत के साथ, भारत के विलय के पक्ष में है। उनको यह यकीन था कि जब कभी अगर ऐसा होगा, जनमत संग्रह होगा, वोट कराया जाएगा, तो वहां की जनता भारत के साथ रहने के पक्ष में होगी। अधिकतर जनता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा ही होगा। इनको नेहरू को पूरी तरह से विश्वास था। इधर शेख अब्दुल्ला के आश्वासन से नेहरू का विश्वास और मजबूत हो गया, क्योंकि एक तो नेहरू जानते थे कि जम्मू कश्मीर की अधिक से अधिक जनसंख्या भारत के पक्ष में होगी, भारत के साथ मिलने के पक्ष में होगी। और उधर से शेख अब्दुल्ला ने भी वादा कर लिया कि हम आपके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर की। तो शेख अब्दुल्ला के साथ क्या उतनी जनसंख्या भारत के पक्ष में होगी। तो क्या हो गया, एक तो पहले से ही ये तय था कि भारत के पक्ष में उधर की जनसंख्या है, ऊपर से ढेर सारी जनसंख्या लेकर शेख अब्दुल्ला आ जाते हैं भारत के पक्ष में। तो जो नेहरू है उनका विश्वास और मजबूत हो जाता है। तो इससे नेहरू का विश्वास और मजबूत हो गया। इधर क्या होता है, और उसके साथ साथ एक चीज और हो गया कि 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया। ठीक, ये महत्वपूर्ण चीज है, इससे ये बहुत बड़ा कदम था। इसके साथ 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके तुरंत बाद भारत ने कश्मीर में अपनी सेना भेजी और श्रीनगर को आक्रमणकारियों से खाली करा दिया। तो भारत की सेना गई श्रीनगर में और फिर श्रीनगर को आक्रमणकारियों से खाली करा दिया, वहां पर उन लोगों को भगा दिया वहां से। भारत की सेना ने कश्मीर की रियासत के लगभग 2/3 भूभाग पर कब्जा कर लिया, किंतु 1/3 भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा। अब भारत की सरकार ने यह महसूस किया कि कहीं कश्मीर के मुद्दे पर यह तनाव पाकिस्तान और भारत के बीच एक खुले युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि खुला युद्ध पूरी तरह से नहीं था, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। जो अकबर के नेतृत्व में आया था कबायली सेना श्रीनगर पे आक्रमण करने, वो तो पाकिस्तान का पीछे से सपोर्ट था। तो भारत को लगा कि ये तो छोटा मोटा युद्ध है मान लीजिए, नहीं तो अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो भारत और पाकिस्तान के बीच खुले तौर पे युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने 30 दिसंबर 1947 को यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 31 दिसंबर 1947 को युद्ध बंदी की घोषणा कर दिया। तो 31 दिसंबर 1947 को इस युद्ध की बंदी की घोषणा कर दिया वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तृत निर्णय 1951 में आया, बहुत लेट होकर आया, जो कि इसकी विवादास्पद निर्णयों में से एक है।
इसके बाद इस निर्णय के अनुसार जो 1951 में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय आया, उस निर्णय के अनुसार क्या था, उस निर्णय में क्या था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना था। तो उन्होंने भी कहा कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखी कि इस शर्त पे ही जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा, नहीं तो नहीं होगा। किंतु जनमत संग्रह से पहले 2 शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके है, पीओके वाले क्षेत्र से पाकिस्तान की सेना वापस बुलाई जानी थी। तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस क्षेत्र से पाकिस्तान अपनी सेना वापस बुलाए। और दूसरा यह था कि जनमत संग्रह श्रीनगर के प्रशासन के अंतर्गत किया जाना था। क्योंकि पाकिस्तान ने यह दोनों शर्तें पूरे नहीं की, अतः भारत के द्वारा भी जनमत संग्रह नहीं कराया गया। तो आज तक जनमत संग्रह नहीं कराया गया और आज तक पीओके से पाकिस्तान की सेना वापस नहीं गई। तो अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान निर्माण हेतु जनता प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का निर्माण हुआ जनता द्वारा। तो जम्मू कश्मीर में संविधान निर्माण हेतु एक संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि ये तय हो गया था कि जम्मू कश्मीर में पृथक संविधान के साथ हम भारत के साथ रहेंगे। तो संविधान निर्माण हेतु जनता द्वारा क्या किया गया, प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। 1951 से जम्मू कश्मीर में जो संविधान बनना था, उस संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हो गई। फरवरी 1954 में इस संविधान सभा ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को पुष्टि कर दिया। तो फरवरी 1954 में इस संविधान सभा ने, जो नया बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने यह पुष्टि कर दिया, यह आधिकारिक रूप से भारत के साथ विलय होने के लिए पुष्टि कर दिया। उसके बाद 17 नवंबर 1957 को इस संविधान सभा ने राज्य के लिए एक पृथक संविधान अंगीकार किया, जिसे 26 नवंबर 1957 को लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अलग संविधान हो गया, लेकिन यह भारत के साथ इस प्रकार से शामिल हो गया। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई जम्मू कश्मीर के बारे में। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा जो बचता है ये हमारा बचता है, कहाँ गया, ये तीनों हम लोग ने देखा कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अलग होने का निर्णय ले चुके होते हैं, भारत के साथ शामिल नहीं होते हैं। बाकी रियासतों ने तो भारत के साथ शामिल होने का निर्णय ले लिया था 15 अगस्त से पहले ही। तो इन तीनों ने निर्णय नहीं लिया था। तो अब क्या हुआ, इसका मैटर भी सुलझ गया जम्मू कश्मीर का। अब जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में हम लोग अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जूनागढ़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।